वेलकम ऑन माय चैनल हर घर इंग्लिश। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है एक फेमस राइटर जॉर्ज लेमिंग, जिनका टॉपिक है इन द बिगनिंग। मैं एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि अगर आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे चैनल के थ्रू नोट्स बना रहे हैं, तो ये आपके लिए आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और मुझे ऐसी पूरी उम्मीदें हैं आपसे कि आप ज़रूर एक अच्छा स्कोर अचीव करेंगे अपने एग्ज़ाम में और एक अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन अब ना रहे इस ऐसे में, क्योंकि ये कुछ ऐसे टफ ऐसे होते हैं जिन्हें हर कोई एक्सप्लेन नहीं करता और ना ही आपको इस तरह का मैटर कभी भी यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेगा। लोग समरी कर देते हैं, ड्रामा कर देते हैं, एक्सप्लेन, लेकिन ऐसे एक्सप्लेन करना अपने आप में बहुत ही एक एनालिसिस थिंकिंग के साथ ऐसे को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि सभी स्टूडेंट्स बहुत डीप इमोशन के साथ इन एसेस को समझें। अदरवाइज अगर आप इस ऐसे को पढ़ने की ऐसे ही कोशिश करेंगे या इस वर्क को पढ़ने की सिर्फ अगर आप सोचते हैं कि हम ऐसे स्टडी कर लें और हमें इस तरह से लर्न हो जाए, तो ये कभी नहीं हो पाएगा जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं आपसे क्लियर कर दूं कि वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाए। दूसरी चीज़, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा और आप एक अच्छा काम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन टू द फुल स्टोरी समरी ऑफ जॉर्ज लैमिंग इन द बिगनिंग फ्रॉम द प्लेजर ऑफ एक्सेल। फ्रॉम द प्लेजर ऑफ एक्सेल क्या है? फ्रॉम द प्लेजर ऑफ एक्सेल का मतलब है कि इनकी एक बुक थी जहां से इस ऐसे को उठाया गया जिसका नाम है इन द बिगनिंग। लिखने वाले राइटर हैं जॉर्ज लैमिंग। अंडरस्टूड? इस तरह से आप इसकी समरी या फुल स्टोरी को समझेंगे। जॉर्ज लैमिंग इन द बिगनिंग फ्रॉम द प्लेजर ऑफ एक्सेल। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई है, मेरे सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से सुनिए कि आप जब भी अपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग को ज़रूर मेंशन किया करिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप हर हेडिंग को प्रॉपर वे में मेंशन करिए ताकि आपको एक अच्छा स्कोर मिले और एग्जामिनर पे इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप प्रॉपर तरीके से अपनी हेडिंग्स को मेंशन करते हुए अपने पूरे आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, introduction. In the beginning is a powerful essay by George Lemming in which he reflects on the cultural psychological impact of colonialism in the Caribbean. अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है या कॉलोनाइज्ड पीपल क्या होते हैं, कॉलोनियलिज्म क्या होता है। अगर आप जब तक इसके पूरे अच्छे तरीके से मीनिंग को नहीं समझेंगे, आपको ये ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। देखिए, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद। अगर हम ऐसे देखें तो हिंदी इसकी ये बैठती है, कॉलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद। लेकिन अगर हम इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी राज सत्ता जिसने दूसरी राज सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया हो। मतलब कोई ऐसा देश जिसने दूसरे देश को गुलाम बना लिया हो, जैसे ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को भी गुलाम बनाया था, ये तो आप जानते हैं। ठीक उसी तरीके से जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मतलब इंग्लैंड वालों ने ही ज़्यादातर ये काम किए हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा। कैरेबियन के जो लोग थे या अफ्रीकन जो लोग थे उनके ऊपर कई सालों तक इन्होंने राज सत्ता की। और फिर जाहिर सी बात है, जो राज करता है, जो किसी को अपना गुलाम बना लेता है, वो उसके ऊपर फिर अपनी मर्जी भी थोपता है। अब यहाँ पर देश की बात हो रही है, मतलब एक देश दूसरे देश के ऊपर जब कब्जा कर लेता है या उसकी राज सत्ता के ऊपर पूरी तरीके से काबिज हो जाता है, तो वो वहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज को चाहता है कि हमारी लैंग्वेज यूज़ की जाए उस देश के अंदर। जैसे कि हमारे इंडिया में भी अंग्रेजी का चलन तभी तो आया ना जब ब्रिटिशर्स आए। तो सेम ऐसे ही कैरेबियन में भी हुआ। जो कैरेबियन लोग थे उनके साथ भी यही हो रहा था कि उनकी संस्कृति को पिछड़ा बताया जा रहा था, उनकी लैंग्वेज को बैकवर्ड बताया जा रहा था, इवन कि उनकी कल्चर, उनके रिचुअल, सारी चीज़ों को ही दबाया जा रहा था। किसके थ्रू? इंग्लैंड वालों के थ्रू, ब्रिटिशर्स के थ्रू, क्योंकि वो उनकी राज सत्ता के ऊपर पूरी तरह पोजीशन कर चुके थे, कब्जा कर चुके थे। अंडरस्टूड? इसी को बोला जाता है कॉलोनियलिज्म। ठीक, अब आपको ये ऐसे समझने बहुत ईज़ी हो जाएगा। देखिए, इन द बिगिनिंग शुरू से ही, जैसा कि अगर हम इसकी स्टार्टिंग देखें तो शुरू से ही क्या हुआ कि कैरेबियन लोगों के ऊपर कॉलोनिज़्म रहा। ब्रिटिशर्स ने जाकर के उनके ऊपर राज सत्ता ही अपनी मतलब जो थी एक कब्ज़ा वाली नीति जो थी उसको अपनाया
और इनके जितनी भी इनके कल्चर थे, इनकी लैंग्वेज थी, इनके लोग थे, उनको बैकवर्ड कहते हुए उन्होंने अपने यहाँ का कल्चर, अपने यहाँ की लैंग्वेज, अपने यहाँ के रिचुअल्स, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर थोप थोप दी, मतलब इस तरह से। और दूसरे उनको अपने अधीन करने के लिए, उनको अपने अंडर सरप्रेस्ड करने के लिए उन्होंने वो सारे काम किए जितना जिस हद तक वो कर सकते थे। बस आप इसको अब इस तरह समझिए, इसी को लेकर के लेमिंग ने इस ऐसे को लिखा था। In the Beginning is a powerful essay by George Lemming in which he reflects on the cultural and psychological impact of colonialism in the Caribbean. In the Beginning एक बहुत ही पावरफुल ऐसे है जॉर्ज लेमिंग के द्वारा लिखा गया, जिसने पूरी तरह प्रभावित किया उनके कल्चरल को, उनकी मनोविज्ञान के जो उनका मनोविज्ञान था, यानी जो साइकोलॉजी थी, उसको इम्पैक्ट डाला। किसके थ्रू इम्पैक्ट डाला गया? कॉलोनियलिज्म के थ्रू, कैरेबियन में। तो कैरेबियन में कॉलोनिज्म के थ्रू जो इम्पैक्ट, जो प्रभाव पड़े वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर, वहाँ के कल्चरल के ऊपर, उस प्रभाव को दिखाने के लिए ही जॉर्ज लेविन ने इस ऐसे को लिखा था। The essay explores how colonial education and literature shape the identity of colonized people, especially through the English language and text. ये ऐसे पूरी तरीके से ये एक्सप्लोर करता है, यानी ये ऐसे पूरी तरह ये विस्तृत रूप से बताता है कि कैसे कॉलोनियल एजुकेशन ने उनके लिटरेचर को शेप दी। उनके कॉलोनाइज्ड पीपल जो कि बेचारे वहाँ पे क्या हो गए थे, गुलाम हो गए थे। कॉलोनाइज्ड पीपल मतलब किसी के अधीन रह रहे थे, ऐसे लोगों की आइडेंटिटी स्पेशल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई इस इंग्लिश लैंग्वेज और टेक्स्ट के थ्रू। तो जो अंग्रेज़ों ने अपना इंग्लिश लैंग्वेज और टेक्स्ट उनके ऊपर थोपा, तो उससे क्या हुआ कि सभी कॉलोनाइज्ड पीपल की जो आइडेंटिटी थी वो बहुत प्रभावित हुई। साथ ही उनके लिटरेचर की शेप, उनका एजुकेशन कॉलोनियल पीपल का वो किस तरह से प्रभावित हुआ, ये सभी चीज़ें इस एस्से में विस्तृत रूप से देखने को मिलती हैं। समरी इन हिंदी, द प्लेजर ऑफ फिक्शन नॉवल बाय जॉर्ज लेमिंग। फुल समरी देख लेते हैं क्या है। फुल समरी का मतलब होता है, यानी कि अब इसकी पूरा सारांश। लेमिंग बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग हिज चाइल्डहुड इन द कैरेबियन। लेमिंग जैसे शुरुआत करते हैं तो व्याख्या करते हैं अपने बचपन की कैरेबियन में, वेयर ही वॉज इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश लिटरेचर एट स्कूल। उन्होंने देखा कि जब सबसे पहली मुलाकात उनकी स्कूल के अंदर हुई तो उन्होंने पढ़ा इंग्लिश लिटरेचर को। बुक्स फ्रॉम इंग्लैंड, ये वो बुक्स थी जो कि आई थी इंग्लैंड से। यानी क्या हो रहा था, जाहिर सी बात है भाई, राज सत्ता किसकी थी? राज सत्ता इंग्लैंड की थी। तो अब कैरेबियन वालों की तो कोई राज सत्ता नहीं रही ना। तो इंग्लैंड वालों ने अपनी बुक्स, अपना लिटरेचर उनके स्कूल में चलाना शुरू किया। ठीक, तो जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस्ड हुए इंग्लिश लिटरेचर से स्कूल में, और वो बुक्स थी इंग्लैंड की, स्पेशली दोज डिस्क्राइबिंग इंग्लिश लाइफ। खास तौर से उन्होंने देखा और इस बात की व्याख्या भी की कि अंग्रेज़ों का जीवन कैसा होता है, तो इंग्लिश लाइफ को ही ज़्यादातर वहाँ पर थोपा जा रहा था। लैंडस्केप्स एंड वैल्यूज़ वर प्रेजेंटेड एज यूनिवर्सल ट्रुथ। उनका ऐसा मानना था कि हमारे ही जो हमारा मतलब लिटरेचर है, जो हमारी इंग्लिश लाइफ है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, सही मायनों में वही यूनिवर्सल ट्रूथ है। उन्हें ऐसा प्रेज़ेंट किया जा रहा था उनके सामने कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती मतलब उसे कुछ नहीं आता। जैसे कि आज हमारे इंडिया में भी इस तरह से होता है ना कि चाहे कोई कितना भी एजुकेटेड हो, डिग्री वाला हो, लेकिन अगर वो अच्छे से इंग्लिश नहीं जानता तो इट मीन्स वो कुछ नहीं जानता। ऐसे माना जाता है कि उसको इंग्लिश नहीं आती, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता है। तो सेम यही चीज़ क्या हो रही थी, कैरेबियन वालों के साथ हो रही थी कि उनके ऊपर इंग्लिश को इतना ज़्यादा थोपा जा रहा था कि वो उनकी इंग्लिश लाइफ को, उन्होंने उसकी लाइफ को चेंज किया कैरेबियन वालों की, तो उनके ऊपर इंग्लिश लाइफ को थोपा गया। वहाँ की वैल्यूज़, यानी उन्होंने अपनी वैल्यूज़ वहाँ पर प्रेजेंट कर दी और उसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ बताया। अपने ही क्षेत्र की जो चीज़ें थी उन्हीं को उन्होंने वहाँ पर बढ़ावा दिया। However, these texts felt distant and unfamiliar to Caribbean students. जबकि ये टेक्स्ट उन्हें महसूस कराया जाता था वो उनसे फैमिलियर बिल्कुल भी नहीं था। कौन सा? इंग्लिश वाला टेक्स्ट। लेकिन फिर भी कैरेबियन स्टूडेंट्स इसको पढ़ने के लिए मजबूर थे। Whose own environment experiences were ignored. अब इस टेक्स्ट को जाहिर सी बात है, अगर हम अंग्रेज़ों का कल्चर या मतलब इंग्लिश लाइफ दिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश लाइफ के थ्रू ही, और फिर ज़्यादातर क्या करेंगे कि इंग्लैंड की बुक्स पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी कि कहीं ना कहीं कैरेबियन स्टूडेंट्स को एक तो ये करेगी कि जो उनके अपने कल्चर है उससे दूर ले जाएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज़, वो पहले से ही अपने इस टेक्स्ट के लिए क्या हो रहा था कि अपना टेक्स्ट तो पढ़ नहीं पा रहे थे, इंग्लिश वाला टेक्स्ट पढ़ रहे थे, तो उसके साथ हालांकि अनफेमिलियर थे लेकिन फिर भी उसको पढ़ रहे थे। तो उनका जो अपना एनवायरनमेंट था, जो एक्सपीरियंसेस थे, उनको कहीं न कहीं इग्नोर किया जा रहा था। यानी उनके अपने कल्चर, उनके अपने सिस्टम, उनके अपने सोशल वैल्यूज़, उन सबके क्या किया जा रहा था? इग्नोर किया जा रहा था। तो उनके एनवायरनमेंट को, उनके एक्सपीरियंसेस को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा था बाय इंग्लैंड।
He explains how colonial education imposed a sense of inferiority among colonized people. आगे वो व्याख्या करते हैं कि कैसे कॉलोनियल एजुकेशन पूरी तरीके से इम्पोज्ड हो गई और कॉलोनाइज्ड पीपल को इंफीरियर फील कराया जाता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर मैंने अभी क्या कहा कि जो इंसान अगर अच्छी इंग्लिश बोलता है तो इट मीन्स वो बहुत वेल एजुकेटेड है, और जो अच्छी इंग्लिश नहीं बोलना जानता तो इसका मतलब मानते हैं कि अरे वो तो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि उसको इंग्लिश भी नहीं आती, ऐसा माना जाता है अभी भी कुछ एरियाज में इंडिया के। तो यही चीज वहां पर भी चल रही थी। तो वो व्याख्या करते हैं आगे कौन, लेमिंग। लेमिंग व्याख्या करते हैं कि किस तरह कॉलोनियल जो एजुकेशन थी वो इम्पोज की जा रही थी और उसे बहुत ही हीन भावना के साथ देखा जा रहा था कॉलोनाइज्ड पीपल के बीच में, जो उनकी अपनी खुद की एजुकेशन थी। समझ में आया? और किसको अच्छा बताया जा रहा था? इंग्लैंड की एजुकेशन को ज़्यादा सुपीरियर दिखाया जा रहा था। The students were taught to admire England as the center of culture and civilization, while their own culture was seen as secondary or unimportant. स्टूडेंट जो सीख रहे थे वो सिर्फ इंग्लैंड की प्रशंसा को सीख रहे थे। सेंटर पॉइंट उनका अपना कल्चर था, अपनी सिविलाइजेशन थी, यानी वो अपनी सिविलाइजेशन, अपने कल्चर को ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे थे इंग्लैंड वाले, और उसी की प्रशंसा करना चाहते थे, और वो वही वहाँ के स्टूडेंट को सिखाना चाहते थे। जबकि जो उनका अपना खुद का कल्चर था, यानी कैरेबियन स्टूडेंट्स का जो खुद का कल्चर था, उसे एकदम सेकेंडरी लेवल पर रख दिया गया, या फिर उसको महत्व ही नहीं दिया गया। अनइम्पोर्टेंट का मतलब है यानी उसकी कोई महत्वता ही नहीं दिखाई गई। This created a divided identity where individuals felt disconnected from their roots. अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्हें अपनी आइडेंटिटी में डिवीजन महसूस होने लगा। उन सभी स्टूडेंट्स को, जो कैरेबियन स्टूडेंट्स थे, उनको लगा कि अरे ऐसे तो हमारी खुद की पहचान तो खत्म ही हो रही है। हम जो पहचान पा रहे हैं तो हम वो पहचान रहे हैं जो कि हमें इंग्लैंड दे रहा है। तो हम इंग्लैंड वाली आइडेंटिटी के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, ना कि अपनी कैरेबियन आइडेंटिटी के साथ में। तो यहाँ उनके बीच में डिवीज़न पैदा होने लगा। दूसरी चीज़, उन्हें खुद को इंडिविजुअली ऐसा फ़ील होने लगा कि वो अपनी जड़ों से कहीं दूर हो रहे हैं। मतलब वो अपनी जड़ों से कहीं न कहीं क्या हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उनको ऐसा फ़ील होने लगा, क्योंकि इंग्लैंड वाले सारी चीज़ तो अपनी उनके ऊपर थोप रहे थे कि आप हमारे हिसाब से रहिए, हमारी तरह चलिए, हमारी तरह उठिए, हमारी तरह लाइफ़स्टाइल अपनाइए, और हमारी ही जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करिए। ओके? नेक्स्ट, लेमिंग ऑल्सो डिस्कस द सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लेमिंग आगे भी डिस्कस करते हैं और बहुत ही सिंबॉलिकल इम्पोर्टेंस के साथ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए दिखाते हैं और इसकी व्याख्या भी करते हैं। इंग्लिश बिकेम बोथ ए टूल ऑफ ऑपरेशन एंड ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। इंग्लिश दो तरह से काम कर रही थी, एक तो हम लोगों को दबाने का, यानी कैरेबियन पीपल को दबाने का, दूसरी तरफ वो काम कर रही थी हमें विरोध जताने का, यानी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त भी कर पा रहे थे इंग्लिश के थ्रू ही। जाहिर सी बात है, जब सामने वाला इंग्लिश ही समझेगा तो हम तो फिर इंग्लिश में ही एक्सप्रेशन देंगे ना। ये चीज़ थी। While it represented a colonial control, जबकि पूरी तरीके से कॉलोनियल रूप में नियंत्रण रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि आप लोग हमारे गुलाम हो चुके हो, आप लोगों की कोई राजसत्ता नहीं, हमारी राजसत्ता आपके ऊपर काबिज है, और आप हमारे पूरी तरीके से दबाव में हो। It was also the language through which Caribbean writers and expresses their own reality and challenge colonial authority. अब इससे क्या हुआ? ठीक है, इट वॉज ऑल्सो द लैंग्वेज थ्रू। अब इसी भाषा के थ्रू जिसमें कि कैरेबियन राइटर ने क्या किया, लिखना शुरू किया। मैंने अभी आपसे क्या कहा, भाई जिसकी राजसत्ता होगी वो अपनी भाषा को ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। तो अब कैरेबियन जो राइटर्स थे उन्होंने फिर उसी भाषा का यूज़ करना शुरू किया जिसको इंग्लैंड चाहते थे, इंग्लिश में। तो कैरेबियन ने लिखना शुरू किया और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू करा, अपनी रियलिटी को, अपनी वास्तविकताओं को, अपने चैलेंजेस को, और जो कॉलोनियल अथॉरिटी से वो गुजर रहे थे उन सारी समस्याओं को, यानी जो गुलामी मानसिकता थी और जो उनके ऊपर अधिकार जताया जा रहा था, उन सबको अब कैरेबियन राइटर्स ने इंग्लिश में ही लिखना शुरू कर दिया। अंडरस्टूड? ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से इसकी फुल स्टोरी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इसी तरह का सीन यहाँ मेंशन किया है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे जो है ब्रिटिश एंड कैरेबियन लोग दोनों मिले हुए हैं, लेकिन इनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। अब जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और साथ ही कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये ऐसे। ओके? एनालिसिस ऑफ ऐसे। अब हम ऐसे का एनालिसिस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तब आप इस हेडिंग को मेंशन करिएगा। द essay highlights how literature played a role in shaping consciousness.
ये ऐसे पूरी तरह हाइलाइट करता है कि लिटरेचर किस तरह अपना रोल प्ले करता है किसी के कॉन्शियसनेस, किसी की चेतना को शेप देने के लिए। Lemming refers to works like The Tempest, showing how characters such as Caliban represent the colonized subject's silence, control, yet struggling for identity and voice themes. It means लेमिंग रेफर करते हैं अपने इसी तरह और वर्क को भी और ज़्यादा उन्होंने लिखा फिर, और सबसे पहला जो अगर देखा जाए तो इसमें दूसरा नाम आता है द टेम्पेस्ट का। टेम्पेस्ट ने किस तरह से कैरेक्टर्स को शो किया, कैलिबन ने किस तरह रिप्रेजेंट किया है, कॉलोनाइज सब्जेक्ट को उठाया खामोशी के थ्रू, साइलेंस दिखाया, कभी कंट्रोल करते हुए दिखाया और कभी कभी अपनी आइडेंटिटी की पहचान को आवाज़ देने के लिए स्ट्रगल करते हुए भी दिखाया है। तो लेमिंग ने अपने बहुत सारे वर्क लिखे, जिनमें से कुछ वर्क ऐसे हैं जिसमें कि आपका आ रहा है फ्रॉम द बिगनिंग एंड द नेक्स्ट इज द टेम्पेस्ट, जिसमें उन्होंने कैरेक्टर्स के थ्रू कैलिबिन को रिप्रेजेंट किया, कॉलोनाइज सब्जेक्ट को उठाया, कुछ साइलेंस के थ्रू उठाया, कंट्रोल करके उठाया और कहीं कहीं पर इस तरह के जो सब्जेक्ट्स थे उन्होंने अपने वर्क के थ्रू अपनी आइडेंटिटी की पहचान, यानी अपनी पहचान की आवाज़ का संघर्ष करते हुए भी दिखाया है अपनी थीम में एंड वॉइस थीम्स। ओके, थीम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलोनियल आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि थीम क्या थी, तो थीम हमारी यहाँ पर आई थिंक 3-4 हेडिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है। बहुत ही ईज़ी है, बहुत टफ मैं इसीलिए आपके लिए नहीं लेकर के आती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन। उसकी वजह यही है कि मैं आपको कुछ ऐसा कंटेंट दूँ कि ईज़ी लैंग्वेज में आप बहुत कुछ समझ जाएँ। तो अगर थीम की बात आएगी, तो पहला आपकी हेडिंग रहेगी कॉलोनियल आइडेंटिटी क्राइसिस। तो सबसे पहले तो यही था कि भाई लोगों की पहचान ही गायब हो रही थी क्योंकि उनके ऊपर इंग्लैंड वाले राज कर रहे थे। The colonial identity crisis बढ़ गया। The essay shows how colonial subjects struggle with a divided identity torn between their native culture and imposed British values. ये essay पूरी तरह दिखाता है कि कैसे कॉलोनियल सब्जेक्ट में हमने देखा कि स्ट्रगल है, एक संघर्ष है, किस चीज़ को लेकर के, अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेकर के वो लोग बटे हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ उनकी अपनी जड़ें हैं, दूसरी तरफ थोपा हुआ उनके ऊपर जो कल्चर है, जो वैल्यूज़ हैं, वो सब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बँटवारा दोनों के बीच में। एक तरफ उनका नेटिव कल्चर है, दूसरी तरफ ब्रिटिश वैल्यूज़ जो कि इम्पोज़ की जा रही है, उनके ऊपर थोपी जा रही है। तो यही बात मैंने अभी आपको समझाई है कि ये ऐसे पूरी तरह कॉलोनियल सब्जेक्ट के स्ट्रगल को शोज़ करता है। ओके? नंबर 2, पावर ऑफ लैंग्वेज। English language acts as both a tool of domination and resistance, shaping thought and identity. पावर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की शक्ति। इंग्लिश लैंग्वेज एक्ट करती है दोनों तरह से। एक तरह डोमिनेंट टूल की तरह भी यूज हुई, यानी सबके ऊपर थोप दी गई, लेकिन दूसरी तरफ बचाव का भी रास्ता इंग्लिश लैंग्वेज ने ही दिया क्योंकि वो हम उनके जो कैरेबियन लोग थे उनके विचारों को शेप दे रही थी, उनकी आइडेंटिटी को शेप दे रही थी। तो इंग्लिश लैंग्वेज दोनों तरह से एक टूल की तरह काम किया। एक तरफ प्रभावित करने वाला, यानी दबाव था, प्रेशर था कि इंग्लिश ही बोली जाए, लेकिन दूसरी तरफ बचाव का भी काम इंग्लिश लैंग्वेज ने ही किया क्योंकि बहुत राइटर्स फिर इंग्लिश में लिखने लगे और उन्होंने अपने थॉट आइडेंटिटी को शेप दिया उस इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू। नंबर थर्ड, कल्चरल एलिनेशन, यानी सांस्कृतिकरण। कॉलोनियल एजुकेशन एलिनेट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर ऑन एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री। कॉलोनियल एजुकेशन एलिनेट्स की गई इंडिविजुअल्स, अलग अलग तरह के लोगों के साथ में कॉलोनियल एजुकेशन को अप्लाई कराया गया क्योंकि ये उनके अपने इन्वायरमेंट और अपनी हिस्ट्री को कहीं उनसे अलग कर रही थी। तो कल्चरल एलिनेशन यानी कि सांस्कृतिक पृथक्करण की जो बात अगर करें अगर हम, तो संस्कृति से कहीं ना कहीं अलगाव हो रहा था इंडिविजुअली क्योंकि वो लोग अपना रहे थे इंग्लैंड के कल्चर को। कॉलोनियल एजुकेशन एलिनेट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर ओन एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री, तो उनको अपने खुद के इन्वायरमेंट्स और हिस्ट्री से दूर ले जा रही थी। नंबर 4 इज लिटरेचर रेजिस्टेंस। Lemming emphasizes how literature can be reinterpreted to challenge colonial narratives and assert independence. लेमिंग ने पूरी तरीके से जोर दिया कि लिटरेचर कैसे रीइंटरप्रेटेड हो सकता है या उसको कैसे किया जा सकता है क्योंकि कॉलोनियल जो नैरेटिव्स थे, जितने भी जो दबाव में लिखे गए कथनांक थे या दबाव में लिखा गया जो टेक्स्ट था, वो कहीं न कहीं अपने को आज़ादी दिलाना चाह रहा था। ये चैलेंजेस उसके सामने थे कि जो हमारे पुराने राइटर थे वो अपने अपने कल्चर के ऊपर लिखते थे, वो अपने जो जो उनका नैरेटिव्स होता था वो उनके अपने खुद के रिचुअल्स के ऊपर लिखते थे। लेकिन था क्या? अब ज़ाहिर-सी बात है
इंग्लैंड वालों ने क्योंकि उनके ऊपर कब्जा कर लिया, तो अब क्या हो रहा था, उनके सामने ये चैलेंज था कि वो अपने को आज़ाद कैसे कराएं इस सब से। तो लेमिंग इस बात के ऊपर भी जोर दे करके कहते हैं कि लिटरेचर को थोड़ा सा आज़ाद कराना मुश्किल था, क्योंकि लिटरेचर दोनों में लिखा जा रहा था, इंग्लिश में भी और खुद के अपने जो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी उसमें भी, और साथ ही वो अपनी जो हिस्ट्री थी, अपना जो कल्चर था उसको नहीं छोड़ना चाहते थे। तो ये चैलेंज उन कॉलोनियल नैरेटिव्स के बीच में चल रहा था। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज द कंक्लूजन। In the beginning is a critical reflection on colonial influence and its lasting effects on identity, language and culture. इन द बिगनिंग ऐसे में एक बहुत ही क्रिटिकल रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड इट्स लास्टिंग इफेक्ट्स, इसका एक लंबे समय तक इफेक्ट रहा उनकी अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, उनके कल्चर के ऊपर। ठीक है, यानी कि आज़ाद होने के बाद भी फिर वो उस लैंग्वेज से, उनके कल्चर से आज़ाद नहीं हो पाए, जैसे कि आज हम भी आज़ाद होने के बावजूद भी आज भी इंग्लिश और इंग्लिश कल्चर से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। यही चीज़ कैरेबियन वालों के साथ भी थी, कि उनके ऊपर इसका इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा कि वो अपनी आइडेंटिटी, लैंग्वेज और कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे लंबे समय तक। लेमिंग अल्टीमेटली कॉज फॉर रिक्लेमिंग ऑन्स ऑन वॉइस एंड रीडिफाइनिंग आइडेंटिटी बियॉन्ड कॉलोनियल फ्रेमवर्क्स। लेमिंग अल्टीमेटली इस बात को कहते भी हैं कि वो अपनी आवाज़ के थ्रू अपने को एक बार फिर से परिभाषित कर रहे हैं, अपनी पहचान को इस कॉलोनियल फ्रेमवर्क से ऊपर उठ करके। तो वो कहीं न कहीं दोनों में लिखना चाह रहे थे लेमिंग। उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा और अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी लिखा, लेकिन वो अपनी आवाज़ को फिर एक बार फिर से रीडिफाइनिंग का मतलब होता है दोबारा से परिभाषित करना अपनी पहचान को कॉलोनियल फ्रेमवर्क से ऊपर। तो ये था आपका आज का एस्से, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जॉर्ज लेमिंग का है, इन द बिगिनिंग। और इसको अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएँगे, तो आई होप आप बहुत अच्छा अपना स्कोर अचीव करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो सभी मेरे स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दीजिए कि आपको लिखना कैसे है। मैंने जिस तरह की हेडिंग मेंशन की हैं, उन्हीं हेडिंग्स को यूज़ करते हुए आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। ओके? चलिए, अब इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आपको नहीं देती हूँ, बहुत छोटी वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और आपको हमारा टॉपिक भी समझ में आ जाए। ओके? नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। All the best. Bye bye.